महाशय धर्मपाल अगर कुछ नया करने की नहीं सोचते तो शायद मसाला किंग नहीं बन पाते और जिंदगी भर तांगा चलाते रहते। धीरूभाई अंबानी ने अगर कुछ नया करने की ना ठानी होती तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं बनते और जिंदगी भर किसी पेट्रोल पंप पर नौकरी करते रहते। अब्राहम लिंकन यदि असफलताओं से घबराकर अपने घर पर बैठ जाते तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। किसी ने सही ही कहा है कि यदि आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। यही बात हम हमारे यंग इंडियंस को इस कार्यक्रम के जरिए बताना चाहते हैं। जो यंग इंडियंस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, परंतु किसी कारण से नहीं हो पाने के कारण, किसी कारण से एग्जामिनेशंस को क्रैक नहीं कर पाने के कारण वो निराशाओं में घिर जाते हैं और आगे की परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते। परंतु हर बार हम आपके पास कुछ ऐसे विशेषज्ञ लेकर आते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं जो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। संस्कृत भाषा, जिसे हम विश्व की सबसे पुरानी भाषा कह सकते हैं, जिसे हम देवों की भाषा कह सकते हैं, जिसे हम सुर भारती भी कहते हैं, उस भाषा के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से संस्कृत में आप अपने कैरियर को बना सकते हैं, किस प्रकार से संस्कृत आपको कंपटीशन एग्जाम्स में आपकी सहायता कर सकती है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीमती डॉक्टर किरण चौधरी का। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी हाँ, डॉक्टर किरण चौधरी को हम संस्कृत के संरक्षक कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत वो भाषा है जो हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ी है और उस भाषा को अगर कोई पढ़ता है, उस भाषा को पढ़कर अगर उसको ऊर्जा की तरह प्रवाहित करता है, स्टूडेंट्स में उसे फैलाता है, संवहन करता है, तो वाकई में वो व्यक्ति संस्कृत का संरक्षक है। डॉक्टर चौधरी पीएचडी हैं। डॉक्टर चौधरी की खास बात यह है कि उन्होंने नेट जेआरएफ में गोल्ड मेडल हासिल किया है और वो सब किया है संस्कृत के जरिए। सबसे पहले तो किरण जी, मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपने संस्कृत लेने की क्यों सोची? कुल देखिए, मेरे सबसे पहले तो बात तो ये आती है कि 10वीं तक अपने सामान्य जो भाषाएं होती हैं जी, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, सबके अपने अपने शौक होते हैं और 11वीं क्लास में आते ही ऐच्छिक भाषा के रूप में आता है। तो सर, मैंने एक बहुत ही आधारभूत जो क्षेत्र होता है वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरा शौक था मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और संस्कृत, ये मेरे सब्जेक्ट थे। मेरा हमेशा से सर एक यूनिक, हमेशा से सोच मेरी हमेशा से ही अलग रखी है। संस्कृत में भी आगे बढ़ना है और मैथ्स और इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है। और मैंने जो संस्कृत भाषा को चुना, मुझे 10वीं क्लास में ही लग गया था कि मुझे जो कुछ भी करना है वो संस्कृत में करना है। जो संस्कृत की सुक्तियाँ पढ़ती थी या उसकी कहानियाँ पढ़ती थी, वो मुझे अंदर तक मेरे भाव, सौंदर्य जो हम लोग अब पढ़ते हैं, वो चीज़ें मैंने 10वीं तक ही महसूस कर ली थी। मैंने ये चीज़ मेरे सामने आ जाती थी कि मुझे संस्कृत में पूरा ज़्यादा पढ़ना है। मैं कहाँ से पढ़ूँ? मैं सर 10वीं क्लास में भी मेरे टीचर से मैं यही कहती कि मैडम मुझे 11वीं 12वीं कि अभी से ही बता दो ना मुझे क्या क्या होता है संस्कृत में, मुझे संस्कृत पढ़ना है। पर किरण जी, जिस युग की आप बात कर रही हैं, जिस क्षेत्र से आप आती हैं, वहाँ पर या तो हिंदी को कहा जाता है या चमक दमक वाली जॉब्स पाने के लिए लोग इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। आप संस्कृत के प्रति इतना आकर्षित क्यों हुई? सर, संस्कृत को ये एक ट्रेंड बना दिया कि ये बिल्कुल पुरानी भाषा है या ये तो बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ये ट्रेडिशनल है। नहीं सर, संस्कृत को हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं, एक्चुअल में संस्कृत ऐसी नहीं है। आज आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, संस्कृत एक प्रामाणिक और सत्यता है। अगर कोई बात में डाउट होता है, मान लिया आपने किसी से कोई बात की, अगर आप किसी से ये कह दो ये बात वेद में लिखी है, ये बात संस्कृत में ऐसी है, आपसे कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं करेगा। अगर आपके कहीं कोई शब्द की बोलने की शुद्धि की बात आ जाए, आप कहते हो यार ऐसे लगेगा, ये मात्रा ऐसे लगेगी, अगर हम ये कह देंगे नहीं संस्कृत की व्याकरण में ऐसा है, तो हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं बचता है। सबसे ज्यादा शुद्ध और सबसे ज्यादा प्रामाणिक तथा सबसे ज्यादा सटीक भाषा संस्कृत होती है और उसको अपन ये लगे नहीं ट्रेडिशनल के आधार पे नहीं है। तो सर मैं आपको ये बताऊं, वर्तमान में तो आप इस चीज़ों को देख भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हो, संस्कृत जितना ज़्यादा विस्तार कर रही है, आज अपने इस कोरोना में ही देख लीजिए, हमारी जो दवाइयाँ हो रही हैं उन पर भी संस्कृत में ही हम लिखते हैं। हमारी जो भारतीय भाषा है उसमें एक अपनत्व फील होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। कोरोना वैक्सीन बनाते हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और उस पर लिखते हैं सर्वे संतु निरामया। जी हाँ, वो सर्वे संतु निरामया जो है वो असल में हमारी संस्कृति का ही प्रतीक है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, बिल्कुल जी। किरण जी,
किस प्रकार से हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उन्हें क्यों संस्कृत पढ़नी चाहिए? आज की तारीख में सब सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये मेरे करियर में कैसे मुझे मदद करेगी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप मेरे जो यंग इंडियंस हैं उन्हें बताइए कि संस्कृत उन्हें किस किस तरीके से करियर आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। जी सर, देखिए 10वीं तक संस्कृत एक वैकल्पिक भाषा होती है, जो 2 भाषाएं कंपलसरी होती हैं और तीसरी भाषा ऑप्शनल होती है। उसमें हर बच्चा अपनी अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो भाषाएं रखता है। बट जैसे जिस बच्चे ने संस्कृत ली, उस बच्चे के पहला तो ये होएगा ये हिंदी से मिलती जुलती है, बट वो जैसे ही 10वीं तक संस्कृत पढ़ने लग जाता है तो जिस बच्चे की रुचि होती है और वो आगे बढ़ता है और उसके मन में यदि ये प्रश्न आ जाए संस्कृत में तो कोई स्कोप ही नहीं है, संस्कृत में तो मैं वहीं रह जाऊंगा। बट सर मैं आपको एक बात ये बताऊं, वर्तमान के कंपटीशन में अगर आप देखें हर लेवल पे लेके देख लीजिए आप, चाहे शिक्षक ग्रेड पे लेके देख लीजिए जिसमें 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यहाँ तक कि संस्कृत डिपार्टमेंट में लेके देख लीजिए, संस्कृत में बहुत से ऑप्शन हैं। या संस्कृत डिपार्टमेंट में भी हर तरह की वैकेंसीज निकाली हैं। वर्तमान में आप देखिए तो जो टेक्नोलॉजी से संबंधित अभी भर्ती निकली है प्रेजेंट में, उसमें भी जो जीके है वो संस्कृत भाषा में आएगा। अभी एक एग्ज़ाम है जो कि आने वाला है लगभग 40 दिन बाद या अगले महीने, जो एक कार्यक्रम जो प्रोग्राम है रीट जिसे बोलते हैं, उसमें भी संस्कृत को एक भाषा के रूप में शामिल किया गया है। लोग बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं हमारे छात्र। क्या कहना चाहेंगे उस एग्ज़ाम के बारे में? सर मैं ये कहूँ, और मैं तो वर्तमान में उस चीज़ को प्रेजेंट में उसी चीज़ में सक्रिय हूँ। देखिए रीट जो एग्ज़ाम है उसमें सर 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से छात्र चुनता है। एक भाषा होती है भाषा प्रथम और एक भाषा द्वितीय। उसमें भी सर 2 लेवल होते हैं, एक लेवल 1st और एक लेवल 2nd। जिस बच्चे ने एसटीसी कर रखा है वो लेवल 1st का गिना जाता है और जो बच्चा बीएड कर रखा है वो लेवल 2nd का गिना जाता है। उसमें जो दोनों भाषाएं होती हैं उसमें संस्कृत भाषा को वो द्वितीय भाषा के रूप में चुनता है, तथा जिस बच्चे में कुछ लगता है कि मैं संस्कृत को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ प्रथम भाषा के रूप में भी चुनता है। पर मैं आपको ये अवगत करवा दूं कि संस्कृत दोनों ही लेवल में सामान्य रूप से कक्षा 6 से प्रारंभ होती है, तो सिलेबस इसका समान है। पर बच्चा चिंतित क्यों है सर, मैं बताती हूँ। आपका जो पॉइंट है वो ये है कि कई बच्चे 10वीं के बाद संस्कृत छोड़ देते हैं और एक लंबा अंतराल निकल जाता है। जिस बच्चे की 10वीं में बहुत अच्छी इच्छा थी उसके भी लंबा दौर निकल जाता है और उसके मन में एक डर हो जाता है कि उस टाइम तो क्लास पास करनी थी, अब तो ये कंपटीशन है, इसमें मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे तो पेपर में प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, पता नहीं मैं इतना पढ़ तो रहा हूँ मैं अनुवाद ही नहीं कर पाऊंगा। पर जब भाषा चयन की बात आती है तो संस्कृत को ये सोच के चूज करता है ये तो हिंदी से मिलती जुलती है, ये तो हिंदी से मिल रही है। तो देखिए सर मैं आपको ये बताऊं, बच्चा चिंतित है, बिल्कुल ये बात सत्य है, पर चिंता करने के साथ अगर वो बच्चा सिलेबस को देखे तो मेरा मानना है सर कि हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल वो संस्कृत में फील करता है। ये मैं मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रही हूँ। किरण जी, आपने नेट जेआरएफ किया है, गोल्ड मेडल उसमें हासिल किया है, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, किस प्रकार से आपने शेड्यूल किया? काफ़ी अच्छा तरीके से आपने इसको शेड्यूल किया होगा, जबकि नेट में आप अपीयर हुई और उसको आपने गोल्ड मेडल में तब्दील किया। जो आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न को मैं उत्तर दूं तो उसके साथ कई सी बातें जोड़ के बतानी पड़ेंगी। सर मेरा जो टारगेट था, फिलहाल नेट का तो तब्दील हुआ था, मेरा टारगेट था यूपीएससी, और कुछ कारणवश या मैं कहूँ समय के अनुकूल, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जिससे मेरे सामने पूरी दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। सर जब मेरा यूपीएससी प्री क्लियर हुआ और मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, तो सर 2014 में, ये बात है 2014 की, जी सर 28 जनवरी 2014 को मैं जब तैयारी कर रही थी पूरी तरह, उस समय मुझे एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा कि मेरी बॉडी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई और मैं एकदम अचेत हो गई। जैसे ही जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, सब मुझे यहाँ जयपुर की ही रह रही थी, जयपुर में हॉस्पिटल में ले गए
किसी ने कुछ, मतलब नॉर्मली किसी ने बोला ऐसे ही बेहोश हो गए, किसी ने कुछ बोले, मतलब मैन पॉइंट पे नहीं पहुंचे। बट सर कहते हैं ना कि कई बार जिंदगी में किस समय कौन से विकल्प सामने आ जाते हैं पता नहीं चलता है। और सर संयोग कहूं या ऊपर वाले की देन कहूं, मुझे 3 या 4 दिन के बाद एक डॉक्टर से मेरा परिचय होता है और वो मेरे काफ़ी फैमिलियर थी। जैसे ही मुझे बुलाया, मैंने कहा नहीं यार मुझे तैयारी करनी है, मेंस का एग्जाम है 2 दिसंबर को, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कहा नहीं तुझे आना होगा। फिर सर उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को बताया कि ये एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है और सर उस बीमारी का नाम था ब्लड कैंसर, सिस्ट प्रॉब्लम थी मेरे। पे मेरे हस्बैंड से कहा मैं ऐसा नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना है। और सर मैंने चिट करके नेट का फॉर्म फिलअप कर रखा था। मैंने कहा मैं नेट करूँगी, ऐसे नेट थोड़ी होती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो सर ये स्थितियाँ होती हैं और उन स्थितियों में हमें तो जो कहते हैं ना एक टाइम पास करने के लिए हमारे 24 घंटे कैसे निकले। सर हमारे 24 घंटे में 7 या 8 घंटे सोने के बीते थे। बाकी जो नेट का जो कोर्स था, वैदिक साहित्य, दर्शन, ये आप सुनकर भी आपको लगेगा जितना लेंदी सिलेबस होता है पूरा। मुझे 26 नवंबर को आपका ऑपरेशन था और सर 29 नवंबर से मैंने शुरू कर दिया था। और एग्जाम उसका कब लगने वाला था? 28 दिसंबर को। सिर्फ 1 महीना था आपके पास। एग्जैक्ट। और मैंने पूरे 1 महीने में सिलेबस को पूरा सुना था, सिर्फ सुना था, पढ़ा नहीं था। क्योंकि आंखें आपको yes, जी। बट सर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो ग्रहण क्षमता है, वो मैं भी मानती हूँ और ये ऊपर वाले की देन है, ये बहुत ज़्यादा है। और मैंने उस चीज़ में जब नेट किया तो सर मेरा नेट क्लियर था। ये सारी जी सर, यस। और आपने नेट क्लियर किया? यस सर, बिल्कुल। उसके बाद आने वाली 10 जुलाई को मेरा एग्जाम था, वापस से नेट का, दोबारा से। यस सर जी। जो 6 महीने के रोटेट में लग रहा जी था। हाँ, जी हाँ। उस टाइम सर मैंने JRF किया और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वाकई में किसी ने सही कहा है, काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है। और तकलीफ़ों को जब आप झेलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपको ये कहता है कि आप जो ये तकलीफ़ें झेल रहे हैं इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और वही कर दिखाया किरण चौधरी जी ने। मैं जब भी इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं तो बहुत सारे लोगों के आप लोगों को बताता हूं, मोटिवेशनल चीज़ें बताता हूं, सफलता की कहानियां बताता हूं। परंतु आज वाकई में हमारे साथ में एक साक्षात सफलता की कहानी सामने बैठी है, जिन्होंने संस्कृत को पढ़ते हुए इस प्रकार से किया और इतने असाध्य रोग से जिन्होंने लड़ लिया। क्या इसमें संस्कृत का योगदान मानती हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल संस्कृत का योगदान मानती हूँ। दूसरा, मैं सबसे बड़ा योगदान यही मानती हूँ कि विद्यार्थी में 2 ही चीज़ें होती हैं, जो या तो वो बिल्कुल सोचकर उस चीज़ को बिता दे या पढ़ने को नशा बना ले। और जो स्टूडेंट पढ़ने को नशा बना लेता है, जो ये कहे पढ़ना पड़ेगा, नो, पढ़ना है, मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता, तो सर क्या नहीं हो सकता, ये मैं प्रैक्टिकल कह सकती हूँ।
नेट जेआरएफ आपने किया, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, उसके बाद पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे उतरे आप? सर जैसे ही मेरा नेट जेआरएफ हुआ, मुझे पढ़ाने का शौक हमेशा से था और जब भी मुझे मौका मिलता, स्कूल में भी मेरे टीचर कभी एब्सेंट रहते थे तो सर मैंने क्लास में खड़े होकर मैं पढ़ाने लग जाती थी। ये हमेशा से ही मेरा रहा है शौक। जी सर बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब कोई नहीं होता था ना घर पे तो मैं पढ़ाती हूँ कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है। जब भी बचपन से भी मेरा शौक था कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, बिल्कुल नहीं देख रहा है, तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देती हूँ। जी सर, पढ़ाने का मेरा एक अपने आप में अलग शौक था। हमारे दर्शकों को बता दें कि हाँ, हम आज किरण जी को लेकर तो आए हैं कि संस्कृत में किस प्रकार कैरियर बन सकता है, किस प्रकार से आप रीट में इससे सफल हो सकते हैं, परंतु क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है इसलिए हमें कुछ रुकना पड़ा। वापस लौटेंगे हमारे सब्जेक्ट की तरफ मैडम, क्योंकि आपकी कहानी बहुत मोटिवेशनल है और मैं चाहूँगा हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को, हमारे यंग इंडियंस को कि वाकई में जब आप इस प्रकार की शख्सियत से मिलते हैं तो आपको भी लगता होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैडम, रीट में किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करना चाहिए जिससे कि वो सफल हो सके, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप सफल हुए? जो समय बचा है उनके पास, उसमें उस विद्यार्थी ने जो पढ़ा है उस चीज को पूरी तरह क्लियर करे कि मेरे जो 90 नंबर हैं, जो 30 नंबर शिक्षण विधि के, 30 नंबर दोनों भाषाओं के शिक्षण विधि के और 30 नंबर साइकोलॉजी के, प्रत्येक रीट के विद्यार्थी के लिए ये 90 नंबर कॉमन होते हैं। सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने एक शब्द कहा था, किसी विषय वस्तु को 10 जगह से नहीं पढ़ना चाहिए, 10 बार पढ़ना चाहिए। सर परिपूर्ण एक स्टूडेंट कभी नहीं हो सकता। ये जो 150 नंबर का पेपर होता है, विद्यार्थी के मन में क्या होता है, मेरा ये रह गया, मेरा ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। मैं आज उन विद्यार्थियों को इन 40 दिन में अपनी स्ट्रेटजी को कैसे मजबूत करें उसके लिए बता सकती हूँ। किरण जी, रीट का समय आपने बताया कि कम है और रीट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना तरीका होता है। संस्कृत को किस प्रकार से पढ़ा जाए? सर संस्कृत को पढ़ने के लिए रीट के सिलेबस में केवल व्याकरण है, साहित्य नहीं है, और व्याकरण और शिक्षण विधि। तो सर संस्कृत में एक यूनिट के आधार पे बच्चा देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सी यूनिट में से कैसे प्रश्न आते हैं। वर्तमान में क्या हो गया सर, थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव कह सकती हूँ मैं, कई बार बच्चे में भी जिज्ञासाएं होती हैं तो सर अपने अपने कई से मत होते हैं और जो रीट का जो लेवल है उस लेवल को पता नहीं कैसे क्या बना दिया दुनिया ने। बिल्कुल, अगर जो आधार में जाकर जो बच्चा तैयारी करता है वो अपने बेस को देखकर तैयारी करता है तो सर मैं कह सकती हूँ एक अच्छी रणनीति से यदि वो तैयारी कर सकता है तो संस्कृत में 30 में से 30 नंबर वो ला सकता है। किस प्रकार के नंबर होते हैं, कौन कौन सी गलतियां संस्कृत में स्टूडेंट्स कर देते हैं जो कि उनके नंबर्स को, उनकी मेहनत को पूरा नहीं कर पाती और नंबर्स कम होते जाते हैं, नंबर्स कट जाते हैं? मेरा ये कहना है कि नंबर कटने दो तरीके से। सब्जेक्टिव यदि कोई कटता है तो सर अगर सब्जेक्ट की यूनिट उसने ढंग से पढ़ रखी है तो कोई भी पॉइंट आता है उसको मैथमेटिकल तरीके से समझिए, ऑप्शन के माध्यम से समझिए। संधि का आता है तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ें, आप कहीं ना कहीं उसके मिलान को करके उसको कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उसको डर रहता है सर शब्द रूप और धातु रूप का, और उसको मजबूत करने के लिए उसको पारायण विधि का प्रयोग करना चाहिए। बस पारायण विधि होती है नियमित रूप से किसी विषय वस्तु का पाठ करके उसको कंठस्थ करना। अपन किसी भी चीज का रोज पाठ करते हैं तो याद हो जाती है, और शब्द रूप और धातु रूप सर बच्चे का सबसे बड़ा जो डर कर देता है, याद नहीं होते हैं या उनमें परेशानी आती है तो वो कॉन्फिडेंस डाउन करता है। डाउन नहीं करना है, उस चीज को बहुत बारीकी से देखना बहुत बड़ा फोबिया नहीं है जितना होना चाहिए। संस्कृत की बात करें या बच्चों का एक यक्ष प्रश्न है जो कि किसी सफल हुए व्यक्ति से पूछते हैं, किसी ने रीट एग्जाम पास किया होता है उससे पूछते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हर किसी के पास अलग अलग होता है। मैं चाहूँगा आप ये सवाल का जवाब दें कि कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए। सर कितनी देर से पहले तो टाइम टेबल बच्चे की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर उसके सब कुछ अनुकूल चल रहा है तो सर मेरा मानना है प्रेजेंट में अगर वो 13 से 14 घंटे नियमित रख लेता है, पर सर उसको एक स्लॉट में बांटना पड़ता है। कंटिन्यू यदि वो रखता है तो संभव नहीं है, क्योंकि सर हमारा दिमाग 52 मिनट तक एकदम सक्रिय चलता है, उसके बाद उसको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए।
वो यदि 5-5 मिनट का ब्रेक लेके 1-1 घंटे के स्लॉट में पढ़ता है, 2 घंटे के, क्योंकि रीट में तो सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो अपने आप बदल देते हैं, तो मेरा मानना है 13 से 14 घंटे का समय सफिशिएंट रहेगा। हर स्टूडेंट्स की अपनी लाइफ है, अपने उसके घर की समस्याएं हैं। आपने तो तनाव से दूर रहकर ऐसे समय पर नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया जिस समय कि तनाव क्या, सोचने को और कुछ बचा ही नहीं था। स्टूडेंट्स कैसे उस तनाव से दूर रह सकें जो कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जो उनके घर के कारण समस्याएं होती हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उस तनाव से मुक्त कैसे रहें? मैं ये कहती हूँ जो समस्याएं हैं, अगर जितना जल्दी हो सकता है उन समस्याओं को मिटा सकते हो तो मिटाइए। अगर आपको लगे उसका कोई समाधान नहीं है तो उस समस्या तो वही रहनी है। समस्याएं तो सब के आएंगी, किसी के कम आती हैं तो किसी के ज़्यादा आती हैं और किसी के बहुत ही ज़्यादा आती हैं। सर, समस्याओं को तो हम लोगों ने समस्या बना दिया, बाकी किसके समस्या नहीं आती। हर एक सफल इंसान के पीछे एक परिस्थिति होती है, हर एक सफल इंसान के पीछे उसकी समस्या और परिस्थिति होती है। उन समस्याओं को हम लोगों को जितना जल्दी हुए मेंटली रूप से थोड़ा बहुत 10-15 मिनट योगा करना चाहिए, हमने एक खुले वातावरण में घूमना चाहिए, तथा सबसे पहला पॉइंट, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको एकदम आंख बंद करके उसका रिव्यू करना चाहिए। संस्कृत को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों माना जाता है? सर, संस्कृत एक नियमों में बंधी हुई है, और अगर हमारे नियम क्लियर हैं, सूत्र क्लियर हैं, तो टू द पॉइंट कहीं कटने जोड़ने की संभावना नहीं है। और अगर सूत्र याद नहीं है तो कहीं तुक्का चलने वाला नहीं है। अगर कि संस्कृत को आप ढंग से पढ़ के जाएं तो उसमें आप नंबर यस सर, बिल्कुल। संस्कृत एक बिल्कुल बॉक्स में स्थिर है। अगर आपने समझ लिया तो संस्कृत बिल्कुल सबसे छोटा सिलेबस माना जाता है, क्योंकि तत्सम है। तत्सम 500 ईसा पूर्व पहले पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी को अनुसरण करती है। उसमें ना हमारा कुछ चलता है, ना किसी ने उसमें परिवर्तन किया, ना परिवर्धन किया, ना किसी ने संशोधन किया। वो जैसी है, थी, है और रहेगी। ना तत्सम है, ना देशज है, ना विदेशी है। टू द पॉइंट तत्सम शब्द है, इसीलिए उनको स्कोरिंग कहा गया है, क्योंकि जो है वो बिल्कुल फिक्स है। उदाहरण भी है तो फिक्स है, अपवाद भी है तो फिक्स है। एक परीक्षार्थी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो स्टडी मटेरियल कहाँ से प्राप्त करे, या वो कौन सी साइट पर जाकर पढ़े, या कौन से यूट्यूब चैनल पर जाकर वो उसे देखे, क्योंकि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन भी खूब चल रही है। तो क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो भी छात्र दिग्भ्रमित हो जाता है, तो उससे कैसे निकले? कहाँ से वो सब्जेक्ट को करे? पहली बात तो सिलेबस के आधार पे वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की संस्कृत की पुस्तकों से अभ्यास कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जैसे मैं कहूँ, इसी सभी को बेस मान के एक पुस्तक निर्मित की गई है जो पूरे सिलेबस को कवर कर रही है रीट के, जिसमें बच्चा अपनी प्रतिपुष्टि भी दे सकता है, अपने मूल्यांकन के लिए 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, पुराने एग्जाम्स के पेपर भी देकर अपना मूल्यांकन कर सकता है। जब उसका परीक्षा होती है किसी भी स्टूडेंट की, तो उससे 7 दिन पहले या 10 दिन पहले उसे खुद का अवलोकन करना होता है कि वो कहाँ तक पहुँचा है, वो कितना इसमें नंबर ला पाएगा। उसका क्या तरीका है? सर, उसका रीट में सबसे बड़ा तरीका है कि वो आर्टेड 2013, रीट 2015, 2017 जो रीट का पुराने पेपर है उनको सॉल्व करें, तथा जो उससे संबंधित जो ग्रेड है, उनकी जो एग्जाम आई हुई है, उन्हीं को ही मैंने अभी आपको बताया। 1500 क्वेश्चन का संग्रह है जो यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, जिनका सिलेबस समान होता है, उनके क्वेश्चन का अपना मूल्यांकन करके वो अपनी पूर्ण जांच कर सकता है और अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे यंग इंडियंस को जो कि तैयारी कर रहे हैं रीट की? सर, मैं बिल्कुल उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, तैयारी सब कर रहे हैं, कुछ हटकर करें, कुछ हटकर करें। हटकर करने के लिए हमारी रणनीतियां मजबूत होनी चाहिए। केवल सपने लेना और कल्पनाएं बनाना ही आसान होता है, परंतु उन कल्पनाओं और संकल्प बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम पढ़ते हैं तो उस पढ़ी हुई विषय वस्तु को पूरी तरह मजबूत रखो, और जगह जगह से यहाँ आपके कम समय में, बहुत कम समय बचा है, तो आप शिक्षण विधि, साइकोलॉजी और भाषाओं सबका बार बार उनका अपना जो रिव्यू होता, अवलोकन होता है, उनको करें। क्या मेरे याद हो गया? कौन सी परिभाषाएं हैं, कौन से सूत्र हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, जो जो आपको लगे टू द पॉइंट, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़े।
अब समय नहीं है कि आप नई विषय वस्तु के अंदर घुसें। बिल्कुल सही कहा किरण चौधरी जी ने कि अगर हमें हमारा इतिहास को जानना है तो भी हमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है तो भी संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे वेदों को पढ़ने के लिए संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है, तो कंप्यूटर के ऑटो इंटेलिजेंस को समझने के लिए भी संस्कृत को सबसे इजी भाषा विश्व समुदाय की तरफ से माना गया है। यही कारण तो है कि कालिदास ने कितने वर्षों पहले मेघदूतम लिख दिया था, और हमारे आज के साइंटिस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग भी मेघदूतम का ही दूसरा नाम है, उसे आज लेकर आए हैं। बिल्कुल सही है, संस्कृत अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति को बचाएंगे। जी हाँ, और हाँ मेरे प्यारे यंग इंडियंस, अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ और किसी नई परीक्षा के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।